नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव एक नई चर्चा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आप सबके सामने। बात को शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। मैं पला हूँ कुम्हारों के चाकू पर, मैं पला हूँ शमशानों के जलते राखों पर, मैं पला हूँ मुसहरों के सूखे कटे पेड़ शाखों पर। मैंने देखा है अपनी माँ को धूप से तपते हुए खलिहानों में, मैंने देखा है अपने पिता को मोक्ष दिलवाते हुए शमशानों में, मैंने देखा है अपनी बस्ती को अलग पड़े वीरानों में। मैं तूफानों में भी रह सकता हूँ, मैं प्रलय में भी रह सकता हूँ, मैं मौन में भी रह सकता हूँ, क्योंकि मैं दलित हूँ साहब। मैं साहस हूँ शोषितों का, मैं उम्मीद हूँ न्याय मांगती पीड़ितों का, मैं प्रतिनिधि हूँ अकेले खड़े वंचितों का, क्योंकि मैं दलित हूँ साहब। इस बात को कहते हुए साथियों, आप सबसे रूबरू होना चाहता हूँ। बात यह है कि जाति जनगणना क्यों आवश्यक है, क्या पक्ष हैं जो जाति जनगणना चाहते हैं, क्या विपक्ष है जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहले इसके इतिहास पे जाना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार हर 10 साल में जाति जनगणना कराती थी। 1881 में पहली बार जाति जनगणना के लिए एक योजना बनाई गई, जिसमें कहा गया कि हर 10 वर्ष बाद जाति जनगणना कराई जाएगी या जनगणना कराई जाएगी। 1931 में जाति जनगणना के विषय पर चर्चा हुई और उसको आधार बनाकर कहा गया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हुई, लेकिन इस जाति जनगणना के रिजल्ट को आउट नहीं किया गया। उसमें क्या पक्ष था, क्या तर्क था, यह सरकार ने नहीं बताया और कहा जाति जनगणना के कोई आंकड़े समाज में नहीं दिए। इसलिए 1951 में SC/ST को तो गिना जाने लगा। 1951 से SC/ST को तो अलग से गिना जाने लगा, लेकिन 1931 में जो जाति जनगणना हुई, वह जाति जनगणना का रिजल्ट 1941 तक में भी नहीं आया, कोई आंकड़े नहीं आए। और इसलिए मुझे लगता है तब से लेकर के पिछड़े वर्ग समाज आज तक कहता रहा कि हमारी गिनती करो, हम लोग कितने हैं, कौन से समाज का क्या व्यवसाय है, यह सब जानने के लिए जाति जनगणना लोग मांगते रहे। पिछड़े समाज का जो व्यक्ति था, जो पिछड़े समुदाय के लोग आते हैं, वह समय समय पर जो नेता हैं वो कहते रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो SC/ST के लिए जातिगत आरक्षण लागू कर दिया गया और उसी समय से OBC समुदाय ने भी आरक्षण की मांग कर दी। और आरक्षण जब मांग कर दी तो 1953 में काका कालेकर एक आयोग बना, और जो कि नेहरू के नेतृत्व बनाया गया और उन्होंने कहा कि इन सबकी योजनाओं को देखते हुए OBC वर्ग को भी इसमें इनको कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाए, कुछ इनको भी आरक्षण के तौर तरीके पर विचार किया जाए। लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई सामने। और उसके बाद में क्या हुआ, 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना, जिसको उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चला रहे थे। 1980 में रिपोर्ट मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद मंडल आयोग कमीशन 1990 में जब आया, 1990 में जब मंडल आयोग कमीशन आया, VP सिंह के नेतृत्व में जब मंडल कमीशन आया, तो उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदाय से लोग आते हैं, उनके लिए भी सामाजिक न्याय उनके साथ भी होना चाहिए। इसलिए 1992 में और 1990 में ये जितनी सारी रिपोर्ट थी पिछड़े आयोग की, उसको लागू करवाए गए। लेकिन तब भी लोगों की मांग रही कि हमारी संख्या कितनी है, कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो OBC समुदाय हमेशा से कहता आ रहा है कि हमारी संख्या कितनी है, हम 53% हैं, 54% हैं, तो हमारी संख्या निर्धारित कीजिए। और कौन कितना है, कौन क्या कर रहा है, कौन दूध बेच रहा है, कौन बकरी चरा रहा है, कौन सब्जी बेच रहा है, कौन भेड़ चरा रहा है, कौन नाली साफ कर रहा है, कौन मत्स्य पालन कर रहा है, इन सब का व्यवसाय भी निर्धारण होना चाहिए। इसलिए
इंदिरा साहनी केस आया 1992 में, जिसमें माना गया कि आरक्षण तो मिलेगा लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो फिर अब उसमें निर्धारण हो गया 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया। उसमें क्या हुआ कि बहुत से लोगों की जाने गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई नौजवानों ने हिंसा का सहारा लिया और उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, लेकिन ये कोई घटना रुकी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगता है कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, और जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक असमानता को दूर करना सबसे पहला हमारा यह है कि जाति जनगणना इसलिए आवश्यकता है कि सामाजिक समानता आएगी। जो समाज में भेदभाव है, जो समाज में जिसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, जिसके साथ अभी भी लोग, पिछड़े लोग जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा की राजनीति या मुख्य धारा में व्यवसाय में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए असमानता को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। उसके बाद संसाधनों का समान वितरण हो। दूसरा हमारा मतलब यह है, जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो संसाधनों का समान वितरण होगा, सबको समान हक मिलेगा। उसमें ये पता चलेगा कि कौन सा व्यवसाय है, क्या कार्य करते हो आप। तीसरा हमारा क्या है, सकारात्मक कार्यवाही की प्रभावशीलता होगी और निगरानी होगी। अगर आप जातिगत जनगणना के आंकड़े समाज में रखते हैं तो आप सकारात्मक विचार कर पाएंगे, उनके लिए योजना बना पाएंगे, उनके लिए ये बना पाएंगे कि कौन सा वर्ग पिछड़ा है और कौन सा समुदाय के, कौन से जाति के लोग पिछड़े हैं जो मुख्य धारा की शिक्षा में नहीं आ पा रहे हैं। तीसरा ये था। अच्छा, विपक्ष में लोग किसके क्या तर्क दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। विपक्ष में तर्क ये लोग दे रहे हैं कि जाति व्यवस्था की पुष्टि हो जाएगी, हर एक भारत में जाति व्यवस्था की पुष्टि होगी कि तुम यादव हो, तुम कुशवाहा हो, तुम कुर्मी हो, तुम निषाद हो, तुम कश्यप हो, इनकी पुष्टि हो जाएगी। और कह रहे हैं इससे क्या होगा, भेदभाव बढ़ेगा। इन लोगों, विपक्ष वाले लोगों का कहना है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, जातियों को परिभाषित करना ठीक नहीं है क्योंकि देश में बंटवारा आप करना चाहते हैं। विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं अगर आप जातियों को परिभाषित कर देंगे तो बंटवारा हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है हर एक व्यक्ति अपनी जाति को कहीं ना कहीं इंगित करता हुआ चलता है। कोई भी व्यक्ति हो, हर जगह अपनी जाति को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा, फिर तीसरा क्या दिया विपक्ष वालों ने, कि सामाजिक विभाजन आप करना चाहते हो, समाज में विभाजन करना चाहते हो, तुम देश में जाति के नाम पर बंटवारा करना चाहते हो, तुम देश में जाति की लड़ाई दोबारा से खड़ा करना चाहते हो। तो भाई ये दो पक्ष थे। मुझे जो लगता है कि जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामाजिक वर्ग मुख्य धारा में अगर नहीं आ पाएगा, तो सामाजिक वर्ग अगर मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आ पाएगा या मुख्य धारा से वंचित रह जाएगा अगर जाति जनगणना नहीं हुई तो। और क्या है, सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा, समावेशी विकास नहीं हो पाएगा, संसाधनों के बंटवारों में भेदभाव होगा, शैक्षिक स्तर ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है घरेलू संपत्ति पर सबका एक ही वर्ग का वर्चस्व रहेगा, जीवन प्रत्याशा में भी अभाव आएगा, शैक्षिक स्तर कमजोर होता जाएगा। मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं कि बीजेपी के एक नेता थे मुंडे, 2010 में उन्होंने कहा था कि ओबीसी समुदाय की गिनती कर दो ताकि वो भी एक मुख्य धारा की शिक्षा में आ सके, मुख्य धारा की राजनीति में आ सके, मुख्य धारा में उनका भी वर्चस्व। 2006 में साथियों, 2006 से उच्च संस्थानों में आरक्षण लागू किया गया। अब बताइए कब से हमारा आरक्षण लागू था? 90 के बाद से हमारा 27% आरक्षण लागू था, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में 2006 से लागू किया गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं मिल पाता है। चाहे जेएनयू हो, बीएचयू हो, आईआईएम हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहां पर 2006 से आरक्षण लागू हुआ। मुझे लगता है कि इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है कि सामाजिक भेदभाव दूर हो पाएगा और सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो सकेगा। मुझे लगता है इसलिए जातिगत, और बिहार सरकार ने बहुत अच्छा, मैं इसका स्वागत तेजस्वी जी का और नीतीश जी का स्वागत करना चाहूंगा कि आप उस राज्य में जो पिछड़े
तबके के लोग हैं। आप कैसे पता कर पाओगे कि नाली साफ करने वाला कौन है? आप कैसे पता कर पाओगे कि दूध बेचने वाला कौन है? आप कैसे पता कर पाओगे कि आप खेती में जो धूप मजदूरी कर रहा है वो कौन है? आप कैसे पता कर पाओगे कि जो पत्थर तोड़ती हुई महिला है वह कौन वर्ग से आती है? अगर ये सब चीजें करना चाहते हो, तो इनको दूर करना चाहते हो और इन समुदायों को न्याय देना चाहते हो और मुख्य धारा में लाना चाहते हो, इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। साथियों, मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना इसलिए भी आवश्यक है कि कमजोर तबके की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, और अगर कमजोर तबके की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी तो मुझे लगता है सबके साथ न्याय हो सकेगा और सबके साथ अन्याय दूर हो सकेगा और वंचितों की पहचान हो पाएगी कि कौन सा वर्ग मलबा ढोने का काम करता, कौन सा समुदाय बाढ़ में फंसा हुआ है, कौन सा समुदाय के पास अभी भी झोपड़पट्टी में रहने का है। मुझे लगता है अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो असमानता दूर होगी, और अगर असमानता को दूर करना चाहते हो तो जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है। बिहार सरकार को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछड़े समुदाय की आपने जातिगत जनगणना करा करके एक डेटा दे दिया है, एक मैंडेट दे दिया है आपने कि आपकी इतनी हिस्सेदारी है, और उसमें सारा कुछ दिया है कि धार्मिक, व्यवसाय, क्रियाकलाप आप क्या क्या करते हो। और आपको एक बात और बता दें, ये संविधान भी कहता है, आर्टिकल 340 कहता है, अनुच्छेद 340 कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के जो लोग हैं उनकी दशा और दिशा बदलने के लिए राज्य सरकार कोई योजना लगा सकती है। इसलिए संविधान में भी इसका जिक्र है। साथियों, मुझे लगता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। और देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तो एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हुई कि 2010 में हमने जातिगत जनगणना का रिजल्ट डेटा आपके सामने नहीं दे पाया, आगे चल के उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में मोदी जी हैं। हम आपसे मांग करते हैं और आशा करते हैं कि ओबीसी समुदाय की जो जातियां हैं उनको गिन करके समाज के सामने रखिए, ताकि पता चल सके कि धूप में पत्थर तोड़ने वाली महिला कौन है। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए बस आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, और आगे पुनः मैं मिलूंगा आप सबसे। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल राधाकृष्ण यादव सोशलिस्ट को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।